प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको अनुक्रमण के बारे में पढ़ाया था और आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे जीवोम का। और जीवोम को ही इंग्लिश में कहा जाता है बायोम। तो कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि जीवोम भी लिखा है, कहीं कहीं बायोम भी लिखा है। इस तरह से आप चाहे जीवोम लिखा हो या बायोम लिखा हो, एक ही चैप्टर होता है। क्या होता है जीवोम? तो सबसे सरल अगर तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि पौधों एवं प्राणियों का सामूहिक समुच्चय ही जीवोम कहलाता है। पौधों एवं प्राणियों, ठीक है, का सामूहिक समुच्चय ही जीवोम कहलाता है। या दूसरी भाषा में हम कहना चाहें तो सभी वनस्पतियों और प्राणियों के सम्मिलित रूप से जिस पारिस्थितिकी का निर्माण होता है उसको भी बायोम कहा जाता है। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जैव मंडल है और जैव मंडल के पार्थिव हिस्से को, मतलब पृथ्वी के हिस्से को कई वृहद क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और इन्हीं वृहद क्षेत्रों से जो बने हुए सिस्टम होते हैं उनको बायोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर दो भिन्न बायोम हैं और उनके मध्य की सीमा का जो निर्धारण है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो तापमान, दूसरा वर्षा। ठीक है, यानी कि जलवायविक कारकों के आधार पर उनका जो सीमा निर्धारण है वो किया जा सकता है। प्रश्न आता है कभी कभी कि बायोम का सीमा निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो बायोम की सीमा निर्धारण के लिए एक तो तापमान उत्तरदायी होता है, दूसरा हम सीधा कह दें कि जलवायविक कारक जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं, वर्षा भी उत्तरदायी है। अब इस जीवोम को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं उसकी बात करते हैं। जीवोम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक जीवोम को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है आपका वर्षा, मृदा और जल संतुलन। वर्षा, मृदा एवं जल संतुलन। ठीक है, दूसरा कारक आपका है जलवायु के प्रकार तथा तापमान। कौन है? जलवायु के प्रकार तथा तापमान। ठीक है, तीसरा कारक है आपका मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार। चौथा कारक है आपका वनस्पति की संरचना। वनस्पति की संरचना।
ठीक है। अगला जो कारक है आपका वो है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। छठवां कारक जो है वो है आपका पर्वतीय ढाल। इतने कारक जो हैं ये हमारे बायोमों को प्रभावित करते हैं। वर्षा, मृदा, जल संतुलन, जलवायु के प्रकार, तापमान, मृदा के प्रकार, वनस्पति की संरचना, अक्षांशीय स्थिति और पर्वतीय ढाल, ठीक है। ये सारे के सारे कारक जो हैं हमारे जीवों को प्रभावित करते हैं। अब बात आती है कि जीवों के आखिर लक्षण क्या हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं। तो बात करते हैं हम जीवों के सामान्य लक्षणों की। अगर जीवों के सामान्य लक्षण की बात करें तो प्रत्येक जीव में पौधे तथा प्राणी साथ साथ सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं, मतलब आपस में सामंजस्य बनाकर, साम्य अवस्था बनाकर रहते हैं। तो लिख सकते हैं पहला कारण, प्रत्येक जीवों में जंतु एवं प्राणी सामंजस्य बनाकर रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें तो बायोम में पौधे जो होते हैं वो प्राणियों के साथ अंतर संबंध बनाकर रहते हैं, यानी कि इनके मध्य में जो है प्रक्रिया जो है आपसी वो निरंतर चलती रहती है। अंतर संबंधों में क्या है, लेना और देना, यानी कि अंतर क्रिया जो है, प्रतिक्रिया जो है इनके मध्य की वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बायोम में पौधों और प्राणियों में अंतर संबंध विद्यमान होता है। ठीक है। तीसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो दो बायोमों के मध्य एक संक्रमण प्रदेश पाया जाता है। संक्रमण का मतलब होता है कि तीन के बीच में, जैसे मान लो एक बायोम ये है ए, एक बायोम बी है और इसके बीच में कोई सी बायोम है। अब कुछ इसके लक्षण इसमें विद्यमान हों, कुछ इसके लक्षण विद्यमान हों, तो ऐसे बायोम को कहा जाता है संक्रमण बायोम। क्या कहा जाता है, संक्रमण बायोम। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दो बायोमों के मध्य में एक संक्रमण प्रदेश होता है जिसमें दोनों लक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है। दो बायोम के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, होता है जिसमें क्या होगा, दोनों के लक्षण थोड़ी थोड़ी मात्रा में
उपस्थित होते हैं। चौथा लक्षण जो है वो ये आता है कि वनस्पतियां जो हैं किसी भी बायोम के प्रधान लक्षणों, जो उनके मुख्य लक्षण हैं बायोम के, उसकी अभिव्यक्ति करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वनस्पतियां किसी बायोम के लक्षणों की अभिव्यक्ति करती हैं। ठीक, ये जो है हमारे किसी भी बायोम के मुख्य जो है लक्षण हैं। बात करते हैं विश्व बायोम के प्रकारों की। विशेष यहाँ से ध्यान देंगे, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखो, मृदा, जल और ऊष्मा की उपस्थिति या सुलभता कह सकते हैं, एवं पौधों की जो वृद्धि है उसके आधार पर जो बायोम है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन 5 प्रकार हैं? तो सबसे पहला होता है आपका वन बायोम। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से, वन बायोम। दूसरा होता है बायोम, आप कहते हैं सवाना बायोम, सवाना बायोम। ठीक। तीसरा होता है आपका घास भूमि बायोम, घास भूमि बायोम। चौथा बायोम है आपका मरुस्थलीय बायोम। ठीक है। और 5वां बायोम होता है टुंड्रा बायोम। इन 5 बायोमों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वन बायोम की। ठीक है। एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि वन बायोम को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो वन जो हैं 2 प्रकार के हिस्सों में बांटा जाता है वन बायोम को। पहला होता है आपका सदा हरित वन, सदा हरित वन। और दूसरा हिस्सा होता है पर्णपाती वन। ठीक। अब जो आपका सदा हरित वन है, इस वन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन। दूसरा जो है वो होता है आपका मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन, मध्य अक्षांशीय। ठीक है, मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन।
तीसरा होता है भूमध्य सागरीय वन। ठीक। चौथा होता है आपके चौथा हिस्सा होता है जिसको कहते हैं शंकुधारी वन। ठीक। बात करते हैं पर्णपाती वनों की, तो पर्णपाती वनों को भी दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। पर्णपाती वनों को दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। पहला भाग कहलाता है मध्य अक्षांशी, और दूसरा हिस्सा कहलाता है उष्णकटिबंधीय। इस तरह से हम वर्षा वनों का विभाजन करते हैं वन बायोम का। कैसे कि वन बायोम के दो हिस्से हैं, एक है सदाहरित वन, दूसरा है पर्णपाती वन। अब जो आपका सदाहरित वन है इसको चार हिस्सों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन, और भूमध्य सागरीय वन, और शंकुधारी वन। और जो पर्णपाती वन है इसके दो हिस्से होते हैं, मध्य अक्षांशी और उष्णकटिबंधीय। अब हम लोग बात करते हैं सदाहरित वनों की। और सदाहरित वन में जो पहला हिस्सा है वो है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, इनकी बात करेंगे। ठीक। तो विषुवतीय देशों और उष्णकटिबंधीय के जो तटीय प्रदेश हैं जहाँ भारी वर्षा होती है लगभग 140 सेंटीमीटर के लगभग, और ऊंचा तापमान रहता है जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, ऐसी दशाओं में सघनता के साथ ऊंची विविध जैव संपदा और कठोर लकड़ी वाले ये वन होते हैं। यानी कि इनके लिए सबसे भारी विशेषता होती है कि भारी वर्षा हो। कितनी? लगभग 140 सेंटीमीटर। ये प्रश्न पूछा गया यूपी टेट में। तापमान जो है लगभग वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम होना चाहिए। ठीक। और कठोर लकड़ी के हैं, कठोर लकड़ी वाले हैं। कौन कौन सी लकड़ियां हैं? अच्छे से उदाहरण याद रखें। महुवनी, ठीक। दूसरा है आपका आंगनूनस, ठीक है। तीसरा है आपका रोजवुड, ठीक है। और डेल्टाई भागों में जो है यहाँ के मैंग्रोव पाए जाते हैं। डेल्टाई भागों में मैंग्रोव पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, रोजवुड नामक वन किन जंगलों में पाए जाते हैं?
तो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों में रोजवुड नामक महुवनी के पौधे या बहुवनी के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों में महुवनी के पौधे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 1 से 40 सेंटीमीटर की। इस तरह के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके बंदर है, सांप है, चींटी है, उष्णकटिबंधीय पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, बड़े मांसाहारी जंतु हैं, नदियों में मछलियाँ हैं, घड़ियाल हैं। इस तरह के जीव जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। विशेष तौर पर यहाँ पौधे से संबंधित प्रश्न आता है कि महोवनी के वृक्ष किस वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों में पाए जाते हैं। या दूसरा पूछा जाए रोडवुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोडवुड के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वनों के लिए कितने वर्षा की आवश्यकता है? तो लगभग 140 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के वनों की बात करें तो मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन होते हैं। मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। ठीक है, अब मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन की अगर हम बात करें तो इनके दो नाम और हैं कि इन्हें उपोष्ण वर्षा वन, उपोष्ण वर्षा वन या आपके लारेल वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लारेल वन कौन से होते हैं? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन होते हैं। क्या होता है? चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी के वन हैं। कैसे हैं? चौड़ी पत्ती वाले कठोर लकड़ी के हैं, कठोर लकड़ी के वन। ठीक है, कौन कौन से पौधे हैं? तो इसमें जो है आक, ठीक है, आपके लारेल, कोमा आपके मैग्नेलिया, ठीक है, आपके यूकेलिप्टस, इस प्रकार के जो पौधे हैं इन वृक्षों में, इन वनों में पाए जाते हैं। पूछ दिया जाए आपको लॉरेल के वन तो कहाँ है? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन में है। मैग्नेलिया के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांशीय सदाहरित वनों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो हैं कहाँ कहाँ स्थित? तो दक्षिण चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऐसे स्थानों पर ये जो हैं आपके मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन उपस्थित हैं, जिनमें लारेल के वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए इनको लारेल वन कहते हैं। और मैग्नेलिया नामक वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार के वनों की बात करते हैं। तीसरे प्रकार के जो वन हैं वो होते हैं भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन जो हैं ये मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम सीमांतों पर
शीतकालीन वर्षा प्रदेश वन पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? शीतकालीन वर्षा वन। ठीक है। इन वनों में कौन कौन से वृक्षों की अधिकता रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न आते हैं यहाँ से, ध्यान दें। तो काके के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, जैतून, जैतून के वृक्ष किन वनों में उपस्थित होते हैं? तो भूमध्य सागरीय वनों में जैतून के वन उपस्थित होते हैं पौधे। अखरोट, हैं, अखरोट कहाँ पर उपस्थित होता है? आपके पाइन, बहुत पूछा गया है ये, पाइन के वृक्ष किस प्रकार के जंगलों में? तो भूमध्य सागरीय वनों में उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ सदाहरित वृक्ष हैं और चैपरेल और मैक्विस की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कौन से? चैपरेल और आपके मैक्विस, मैक्विस की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है कि जैतून के वृक्ष और अखरोट के वृक्ष हैं या पाइन के वृक्ष, ये तीन प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैतून के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय में। अखरोट के वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में। पाइन के वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में। इस तरह से प्रश्न आता है। अच्छा, इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता कि ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता को सहन करने के लिए वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो मोटी हो जाती हैं, कटीली हो जाती हैं और चिकनी और छोटी रहती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है जंतु के रूप में आपके खरगोश हैं, छिपकली हैं, सर्प हैं, जेब्रा हैं, कंगारू हैं, अर्थात ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दो जानवरों का, जेब्रा और कंगारू। पूछा जाए कि जेब्रा किन वनों में उपस्थित रहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वनों में सर्वाधिक। कंगारू किन वनों में? तो भूमध्य सागरीय वनों में। बात करते हैं चौथे प्रकार के वनों की, जिनको हमने नाम दिया था शंकुधारी वन। क्या नाम दिया था? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की अगर बात करें तो उत्तरीय ध्रुवीय प्रदेशों के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा अन्य भागों में जो ऊंचे पर्वत हैं उन पर मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी कैसे हैं? मुलायम लकड़ी वाले, लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहला काम। दूसरा काम, इनमें जो है कौन कौन से पौधे सर्वाधिक मात्रा में हैं? तो अपने चीड़ है, इसके सभी इंपॉर्टेंट हैं। देवदार है, ठीक है, आपके फर है, हेमलॉक है, ठीक है, और आपके लाइकेन है, लाइकेन है, और आपका वृक्ष है स्प्रूस। इस तरह के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके ये चीड़, देवदार, फर और लाइकेन। चीड़ के वृक्ष कैसे वृक्ष हैं? शंकुधारी वन में पाए जाते हैं, शंकुआकार वृक्ष हैं। देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वनों में। फर के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? लाइकेन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इस तरह के यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। इसके बाद हमने आपको वन बायोम में दूसरा प्रकार बताया था, पर्णपाती वन। कौन सा? पर्णपाती वन। ठीक, पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन में भी हमने आपको पहला प्रकार बताया था, मध्य अक्षांशी पर्णपाती वन। मध्य अक्षांशी पर्णपाती वन। क्या है मध्य अक्षांशी पर्णपाती वन?
निचले स्तर के वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, या हम ये कहें कि निम्न स्तर के जो वृक्ष और झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि शरद ऋतु में पत्तियाँ बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इनका जो विकास है वो ग्रीष्म अवस्था में सर्वाधिक होता है। ये वृक्ष पाए कहाँ जाते हैं? तो इन वृक्षों की अधिकता जो है यूरोप, उत्तर पूर्व चीन, जापान, यूएसए, न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनमें जो वृक्ष हैं वो वृक्षों की कौन कौन सी अधिकता है? तो यहाँ पर ओक, बर्च, ठीक है, आपके मैपल, एल्म, ठीक है, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वृक्षों की बात हुई थी आपके पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को दूसरा नाम दिया जाता है मानसूनी वन। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? मानसूनी वन। अच्छा, जो मानसूनी वन होते हैं ये कम घने वन होते हैं। कैसे होते हैं? कम घने वन होते हैं। तीसरी बात, इनमें जो है निचले स्तर की वनस्पतियां का पूर्ण विकास होता है, झाड़ियां और लताएं सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, और ऐसे वृक्ष उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जल का अभाव होता है। ये वृक्ष वहां अधिक पाए जाते हैं जहां जल का अभाव होता है। ठीक है, क्या कहाँ? जब जल का अभाव है तो कहाँ? एशिया के मध्य प्रदेशों में, मध्य अमेरिका में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है।